आज की लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की लेक्चर में दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में और दूसरा टॉपिक हम करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। हमने पिछली वीडियोस में डाक वस्तुओं के बारे में किया कि डाक वस्तुएं जो है 10 श्रेणियों की होती हैं। डाक के माध्यम से किस तरह उन्हें भेजा जाएगा, क्या सामग्री उनमें भेजी जाएगी, वो सारी चीज़ों के बारे में किया। जब भी आप डाक के माध्यम से किसी भी डाक वस्तु को भेजेंगे उसके लिए आपको पोस्टेज चार्जेस देने होते हैं और किसी भी डाक वस्तु के ऊपर जो पोस्टेज चार्जेस लिए जाते हैं वो उस डाक वस्तु के वजन और साथ में उस डाक वस्तु की श्रेणी के अनुसार लिए जाते हैं। लेकिन जब आप किसी भी डाक वस्तु का पंजीकरण करते हैं या रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते हैं। अब क्यों आप किसी भी डाक वस्तु के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देंगे, क्यों आप किसी भी डाक वस्तु के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले क्या उद्देश्य रहता है, क्लोज नंबर 162 में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव के बारे में कि पंजीकरण का उद्देश्य क्या है। रजिस्ट्रेशन मेक्स द ट्रांसमिशन ऑफ एन आर्टिकल मोर सिक्योर। सबसे पहले पंजीकरण किसी भी डाक वस्तु के प्रसारण को और अधिक सुरक्षित बना देता है एंड इट पासिस थ्रू द हैंड्स ऑफ पोस्टल ऑफिसर्स अंडर स्पेशल प्रिकॉशंस। उसके बाद जिन भी डाक अधिकारियों के हाथों से ये डाक वस्तु गुजरेगी जिसका आपने पंजीकरण किया है तो वो इन डाक वस्तुओं को हैंडल करने के लिए विशेष सावधानियां बरतेंगे। बट द पोस्ट ऑफिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ अ रजिस्टर्ड आर्टिकल। लेकिन साथ में बताया कि डाक अगर किसी भी पंजीकृत डाक वस्तु के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे और फॉर एनी इंजरी विच इट्स कंटेंट्स में सस्टेन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन थ्रू द पोस्ट, या फिर डाक द्वारा प्रसारण के माध्यम से किसी भी डाक वस्तु को जिसका आपने पंजीकरण करवाया है उसको नुकसान हो जाता है या उसकी सामग्री को कोई नुकसान हो जाएगा तो उसके लिए डाक घर जिम्मेदार नहीं रहेगा। द रिस्क ऑफ इंजरी इज डिमिनिश्ड बाय यूज ऑफ स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवल्व्स सोल्ड एट पोस्ट ऑफिसेज। अब किसी भी डाक वस्तु को नुकसान जो होगा उससे बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, विशेष पंजीकरण लिफाफों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमने पहले भी किया था लेक्चर नंबर 2 में कि जो आपके स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवल्व्स होते हैं उनको केवल पंजीकृत डाक वस्तुओं को भेजने के लिए आपने यूज़ करना होता है। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल कभी भी ऐसी आप लिफाफों में नहीं भेजेंगे तो उनका यूज़ क्या हो जाता है कि वो खतरे को कम करते हैं, नुकसान का जो खतरा होता है, रिस्क होता है इंजरी का, उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ये ऐसा आएगा ऑब्जेक्टिव के बारे में कि किसी भी डाक वस्तु का अगर आप पंजीकरण करेंगे तो उस डाक वस्तु के प्रसारण को और अधिक सुरक्षित बनाएगा और साथ में जिन भी डाक अधिकारियों के हाथों से ये लेख गुजरेगा वो इसकी केयर करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए विशेष सावधानियां बरतेंगे। लेकिन किसी भी कंडीशन में अगर आपने जो डाक वस्तु भेजी है उसको कोई नुकसान हो जाता है या उसकी सामग्री को कोई नुकसान हो जाएगा तो इस चीज़ के लिए डाक घर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहती है। लेकिन आप विशेष पंजीकरण लिफाफों का उपयोग करके जो भी आपका लॉस हो सकता है, ठीक है, नुकसान जो भी हो सकता है उसके जोखिम को आप ज़रूर कम कर सकते हैं। क्लोज नंबर 163 है आर्टिकल्स विच कैन बी रजिस्टर्ड। अब एक आपके पास क्लोज आएगा जहां पे बताया जाएगा आर्टिकल्स विच कैन बी रजिस्टर्ड, तो वो यहाँ पे है कि आप किन डाक लेखों का पंजीकरण कर सकते हैं। आर्टिकल्स विच मस्ट बी रजिस्टर्ड, ऐसी डाक वस्तुएं जिनका आपको पंजीकरण करना ही पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे बताया कि किन डाक वस्तुओं का आप पंजीकरण कर सकते हैं, मतलब आपकी मर्जी है, आप करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तब भी कोई बात नहीं। सबसे पहले लेटर्स आ जाएंगे, इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, बुक एंड पैटर्न पैकेट्स, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स, पार्सल्स एंड न्यूज़पेपर्स, इन सभी का आप पंजीकरण कर सकते हैं। इनके डाक के माध्यम से अगर आप इन्हें भेजना चाहते हैं तो आप इनका पंजीकरण करवा सकते हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्लोज नंबर 164 है पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड फीस, डाक शुल्क का भुगतान। प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन फीस इज कंपल्सरी इन केस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। पंजीकृत वस्तुओं के मामले में डाक शुल्क और पंजीकरण शुल्क का पूर्व भुगतान अनिवार्य है। किसी भी डाक वस्तु का आप पंजीकरण करते हैं तो पंजीकरण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर जो भी पोस्टेज चार्जेस बनते हैं, यानी कि उस डाक वस्तु के वजन के अनुसार या फिर उसकी श्रेणी के अनुसार जो भी चार्जेस बनते हैं, साथ में उसका जो पंजीकरण शुल्क होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीपेड करना पड़ेगा। पहले आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, तभी उस डाक वस्तु को पंजीकृत डाक वस्तु के माध्यम से भेजा जाएगा।
क्लोज नंबर 165 है मैनर ऑफ रजिस्टरिंग। अब किसी भी डाक वस्तु का अगर आप पंजीकरण करना चाहते हैं तो वो कैसे किया जाएगा। एन आर्टिकल इंटेंडेड फॉर रजिस्ट्रेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस। किसी भी डाक वस्तु का अगर आप पंजीकरण करना चाहते हैं तो उस डाक वस्तु को डाक घर की खिड़की पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कोई भी ऐसी डाक वस्तु जिसके लिए आप क्या चाहते हैं, पंजीकरण करवाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो उस डाक वस्तु को आपने क्या करना है, डाक घर की खिड़की पर प्रस्तुत करना है। No such article will be accepted for transmission if it is so small or so covered with the writing or sealing wax on the address side। किसी भी ऐसी डाक वस्तु को पंजीकरण के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जो साइज में बहुत ही ज़्यादा छोटी हो या फिर जिसके पते वाली साइड आपने क्या किया है, लेखन या फिर सीलिंग वैक्स का उपयोग किया है। तो ऐसी डाक वस्तुओं को पंजीकरण के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अदरवाइज मेड अप इन सच अ मैनर एज टू रेंडर इट impractical to affix to the article the prescribed official levels of the post office। या फिर आपने डाक वस्तु को इस तरह से बनाया है कि डाक घर के द्वारा उसके ऊपर आधिकारिक लेवल लगाना मुश्किल हो जाए, तो ऐसी डाक वस्तुओं को पंजीकरण के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। कौन कौन सी डाक वस्तुएं जो या तो बहुत ही छोटी हैं या जिनके पते वाली साइड इनके जहाँ पे प्राप्तकर्ता का एड्रेस लिखा है वहाँ पे लेखन द्वारा या सीलिंग मोम द्वारा उसको ढक दिया गया है, या फिर आपने डाक वस्तु को इस तरह से बनाया कि डाक घर के द्वारा उस डाक वस्तु के ऊपर आधिकारिक लेवल लगाना मुश्किल हो जाए, तो ऐसी डाक वस्तुओं को पंजीकरण करने के लिए स्वीकार नहीं किया जाता है। This condition does not apply to an article which has an address label tied to it, provided that the label is not so small or so covered with the writing on the address side as to render it impracticable to affix to the side the prescribed official labels of the post office। अब हमने ऊपर क्या किया कि किसी भी डाक वस्तु को पंजीकरण के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा अगर वो डाक वस्तु बहुत ही छोटी है या फिर उसके पते वाली साइड राइटिंग या सीलिंग मोम का आपने यूज़ किया है, मतलब जो पते वाली साइड है उसको आपने लेखन या सीलिंग मोम से ढक दिया है, तो उन डाक वस्तुओं को पंजीकरण करने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो कंडीशन है, ये जो शर्त है, ऐसी डाक वस्तुओं के ऊपर लागू नहीं होती है जिनके साथ एड्रेस लेवल, पते वाला लेवल टाई किया गया हो, बांधा गया हो। लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि ये जो एड्रेस लेवल है ये बहुत ही छोटा नहीं होना चाहिए और एड्रेस लेवल में जिस साइड एड्रेस लिखा है वो राइटिंग से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए, क्या राइटिंग बैग्स जो वगैरह होती है उसके साथ उसे ढका नहीं गया होना चाहिए, ताकि पोस्ट ऑफिस उस एड्रेस लेवल के ऊपर जो ऑफिशियल लेवल लगाएगा उसको लगाना मुश्किल हो जाए। तो इस तरह से कोई भी डाक वस्तु को स्वीकार नहीं किया जाएगा अगर वो इस तरह से बनाई है कि आपने जो भी ऑफिशियल लेवल डाकघर के द्वारा लगाया जाना है उसको लगाने में कोई भी मुश्किल हो। नो सच आर्टिकल शैल आल्सो बी एक्सेप्टेड फॉर ट्रांसमिशन। ऐसी कोई वस्तु को पंजीकरण के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। कौन सी वस्तु? वेयर इट कंटेन्स वर्ड्स टू बी द इफेक्ट दैट इट हैज़ बीन और इज इंटेंडेड टू बी इंश्योर्ड फॉर एनी स्पेसिफिक सम और दैट इट मे कंटेन वैल्यूएबल कंटेंट्स अनटिल अनलेस इट इज आल्सो टू बी इंश्योर्ड। दूसरी बात, कोई भी ऐसी डाक वस्तु जिसके ऊपर ऐसे शब्द हों जहाँ पे आपने लिखा हो कि इसकी आपने इंश्योरेंस करनी है इतने रुपए के लिए, या फिर जहाँ पे उसमें कोई भी मूल्यवान चीज़ भेजी जा रही है और आपने उसकी इंश्योरेंस नहीं किया है, आपने उसका बीमा नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन में भी उन डाक वस्तुओं को पंजीकरण करने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? पहले आपको इनकी इंश्योरेंस करनी पड़ेगी, पहले आपको इन डाक वस्तुओं का बीमा करना पड़ेगा। आप इनकी इंश्योरेंस करेंगे तभी इन डाक वस्तुओं का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण किया जाएगा। तो कोई भी ऐसी डाक वस्तु जहां पे ऐसे शब्द लिखे हुए हों कि इस डाक वस्तु को किसी विशिष्ट राशि के लिए बीमित आपने करना है, या फिर उसमें कोई भी मूल्यवान सामग्री है, कोई भी कीमती सामान आप भेज रहे हैं लेकिन आपने उसका अभी तक बीमा नहीं करवाया, तो अब जब तक उसका बीमा नहीं करवाएंगे उस डाक वस्तु का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। If the postmaster journal is satisfied that it is necessary or expedient so to do the meet the rush of work in night a post office or a mobile post office, he may restrict the number of registered articles that may be tendered for booking by any person at one time। नाइट पोस्ट ऑफिस या मोबाइल पोस्ट ऑफिस में काम की भीड़ से बचने के लिए जहां पर पोस्ट मास्टर जर्नल इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं वहां पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा बुकिंग के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले लेखों की संख्या को सीमित किया जा सकता है। अब नाइट पोस्ट ऑफिस या मोबाइल पोस्ट ऑफिस जहां पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो वहां पे पोस्ट मास्टर जर्नल अगर सेटिस्फाई हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है, तो वो क्या कर सकता है, वो ये यहाँ पे लागू कर सकता है कि किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा
एक समय में मैक्सिमम कितनी डाक वस्तुएं या कितने डाक लेख प्रस्तुत किए जा सकते हैं बुकिंग के लिए। तो ये अधिकार किसके पास रहेगा, पोस्ट मास्टर जनरल के लिए। वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि कोई भी एक व्यक्ति एक बार में 5 से ज़्यादा डाक वस्तुओं को बुक करने के लिए नाइट पोस्ट ऑफिस में या मोबाइल पोस्ट ऑफिस में नहीं लाएगा, ताकि भारी भीड़ से बचा जा सके। क्लोज नंबर 166 है सेंडर्स रिसिप्ट, प्रेषक की रसीद के बारे में। Receipt will be given to the sender person sent or present article at post office window during hours prescribed for posting of registered article। पंजीकृत डाक वस्तुओं को पोस्ट करने के लिए जो भी समय निर्धारित किया गया है, तो हमने किया था वर्किंग आवर्स के बारे में कि पोस्ट ऑफिस के जो वर्किंग आवर्स होते हैं क्लोज नंबर 5 में, कि पंजीकृत डाक वस्तुओं को बुक करना है तो क्या समय रहेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने किया था। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी भी पंजीकृत वस्तु को बुक करने के लिए निर्धारित घंटों के दौरान किसी भी डाक वस्तु का पंजीकरण करता है, तो उसको क्या दिया जाता है, एक रसीद दी जाती है उस डाक वस्तु की पोस्टिंग के लिए। नेक्स्ट आपके पास क्लोज नंबर 167 बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इन बल्क, थोक में पंजीकृत लेखों की बुकिंग के बारे में, यानी कि बड़ी संख्या में पंजीकृत लेखों को बुक करना। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ फर्म्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस पोस्टिंग एट लीस्ट 10 रजिस्टर्ड आर्टिकल्स डेली। तो ये जो सुविधा है ऐसी फर्मों या अन्य संस्थानों के लिए उपलब्ध है जो कम से कम एक दिन में 10 पंजीकृत लेखों को बुक कर देते हैं, लेकिन वो लेख आपके इंश्योर्ड नहीं होने चाहिए, बीमित नहीं होने चाहिए। मतलब बीमित लेखों के अलावा कोई भी फर्म या इंस्टीट्यूशन जो एक दिन में कम से कम 10 पंजीकृत लेखों को बुक करता है, उसके लिए ये सुविधा रहती है। अब इस सुविधा में होता क्या है, अ स्पेशल प्रोसीजर हैज़ बीन इवॉल्व्ड अंडर विच द सेंडर्स देमसेल्व्स राइट आउट द रिसिप्ट्स एंड प्रेजेंट देम अलोंग विद द आर्टिकल्स टू द पोस्ट ऑफिस फॉर बुकिंग सो दैट अननेसेसरी डिले एंड डिटेंशन एट पोस्ट ऑफिस इज ओविएटेड। क्या बताया गया कि यहाँ पे एक विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अब जो प्रेषक होता है वो उन डाक वस्तुओं को जो उसके द्वारा भेजी जानी है उनके लिए जो रसीदें हैं उनको खुद वहाँ पे बनाएगा या खुद लिखेगा, और उन डाक वस्तुओं के साथ जिनको बुक किया जाना है उन रसीदों को भी डाक घर की खिड़की पर प्रस्तुत करेगा। क्यों ऐसा करेगा, ताकि पोस्ट ऑफिस में अनावश्यक देरी से बचा जा सके। मतलब उनको अनावश्यक वहाँ पे विलंब ना हो या बिना वजह से पोस्ट ऑफिस में रुकना ना पड़े, तो इसलिए उनको ये सुविधा दी जाती है। तो ऐसी कोई भी फर्म है या ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो एक दिन में कम से कम 10 पंजीकृत डाक वस्तुओं को बुक करते हैं, उनके लिए एक विशेष सुविधा होती है। वो क्या कर सकते हैं, प्रेषक स्वयं रसीदें लिखता है, यानी कि जो डाक वस्तुओं के लिए रसीदें पोस्ट ऑफिस के द्वारा उसे दी जानी है, उन रसीदों को सेंडर के द्वारा स्वयं बनाया जाता है, और फिर वो क्या करेगा, उन्हें बुकिंग के लिए पोस्ट ऑफिस में लेखों के साथ प्रस्तुत करेगा। यानी कि जिन डाक वस्तुओं के लिए उसने वो रसीदें तैयार की हैं, रसीदें प्लस वो डाक वस्तुएं जो भी होंगी उनको डाक घर में प्रस्तुत करेगा। ऐसा वो इसलिए करेगा ताकि डाक घर में उसको विलंब ना हो, मतलब उसको बिना वजह से कोई देरी ना हो और बिना वजह से पोस्ट ऑफिस में उसको रुकना ना पड़े, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में वो आर्टिकल्स को लाएगा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा उनके लिए रसीदें तैयार की जाएंगी, तो ओबियसली यह समय लगेगा। तो यहाँ पे सेंडर स्वयं इसका यूज़ कर सकता है, जो भी रसीदें हैं लेखों के लिए उनको स्वयं बना सकता है। देयर इज नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दिस फैसिलिटी, और इस सुविधा के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्टेड पार्टीज शुड अप्लाई टू दी लोकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस फॉर फर्दर डिटेल्स, और कोई भी व्यक्ति इस सुविधा का लाभ लेना चाहता है वो स्थानीय अधीक्षक को इस चीज़ के बारे में संबोधित कर सकता है, यानी कि वो इसके बारे में किसे पूछेगा, लोकल सुपरिटेंडेंट को पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपके पास क्लोज नंबर 168 स्पेशल एक्नॉलेजमेंट्स के बारे में, विशेष पावतियों के बारे में। इफ द सेंडर ऑफ अ रजिस्टर्ड आर्टिकल पेज एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग द आर्टिकल्स द प्रेस्क्राइब्ड फीस इन एडिशन टू द पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन फीस, अगर प्रेषक किसी भी पंजीकृत वस्तु को पोस्ट करते समय क्या करता है, जो भी उसके लिए पोस्टेज चार्जेस हैं, जो भी उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस है, उनके अलावा और क्या करता है, निर्धारित शुल्क का भुगतान करता है। किस चीज़ के लिए, स्पेशल एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो क्या होगा, these will be sent to him on the delivery of the article a form of acknowledgement signed in ink by the addressee or his authorized agent। तो जब उस डाक वस्तु का वितरण किया जाएगा, वितरण के समय क्या किया जाएगा, एक्नॉलेजमेंट या पावती के ऊपर प्राप्तकर्ता के या प्राप्तकर्ता के अधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। हस्ताक्षर लेने के बाद उस स्पेशल एक्नॉलेजमेंट को प्रेषक को वापस कर दिया जाता है। इफ आइदर द एड्रेसी और हिज एजेंट रिफ्यूजेस टू साइन, लेकिन अगर प्राप्तकर्ता या उसका एजेंट एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिलीवरी विल वेयर अ स्टेटमेंट टू दिस इफेक्ट, तो उस एक्नॉलेजमेंट या पावती के ऊपर क्या रहेगा, उस डाक वस्तु के लिए जो एक्नॉलेजमेंट है उसके लिए प्राप्तकर्ता ने, उसके एजेंट ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, इसके बारे में उसके ऊपर एक टिप्पणी रहती है। तो स्पेशल एक्नॉलेजमेंट क्या आ जाएगा,
जब भी कोई पंजीकृत वस्तु भेजी जाती है तो हमने ऊपर कर लिया, उसके लिए आपको पोस्टेज चार्जेस साथ में जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे उनका पूर्व भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप भुगतान करते समय और क्या करते हैं, आप पावती के लिए एक्नॉलेजमेंट के लिए जो निर्धारित शुल्क है उसका भी भुगतान करते हैं, तो जब उस पंजीकृत डाक वस्तु का वितरण किया जाएगा, वितरण के समय रसीद के ऊपर प्लस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हस्ताक्षर लिए जाएंगे एड्रेसी के या उसके एजेंट के। रसीद डाकघर के पास रहेगी और जो एक्नॉलेजमेंट रहेगी वो किसको भेजी जाएगी, प्रेषक को वापस की जाएगी, जिसके ऊपर एड्रेसी के या एजेंट के हस्ताक्षर रहेंगे। लेकिन अगर एड्रेसी या एजेंट जो भी है वो एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो क्या किया जाएगा, इस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर उसके संबंध में एक टिप्पणी रहेगी कि प्राप्तकर्ता ने या उसके एजेंट ने इसके ऊपर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। No article for which an acknowledgement is required shall be accepted for a registration unless it is accompanied by a prescribed form of acknowledgement duly filled in and securely fastened to each such article। कोई भी ऐसी डाक वस्तु जिसके लिए एक्नॉलेजमेंट क्या है, अनिवार्य है, तो उस डाक वस्तु को पंजीकरण करने के लिए उस समय तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब आप उसके साथ एक्नॉलेजमेंट नहीं लगा देते हैं। आप एक्नॉलेजमेंट लगाएंगे तभी उस डाक वस्तु को पंजीकरण करने के लिए स्वीकार किया जाएगा। The acknowledgement accompanying a registered parcel should not be attached to it but must be handed over along with parcel। तो जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी रजिस्टर्ड पार्सल के संबंध में एक्नॉलेजमेंट भेजना चाहते हैं तो आपको उसे रजिस्टर्ड पार्सल के साथ संलग्न नहीं करना है। आपको क्या करना है, केवल उस पार्सल के साथ उसको डाकघर में प्रस्तुत कर देना है, सौंप देना है, लेकिन आप उसके साथ उसको संलग्न नहीं करेंगे। मतलब अलग से आपने उस एक्नॉलेजमेंट को रजिस्टर्ड पार्सल के लिए रजिस्टर्ड पार्सल के साथ डाकघर में हैंड ओवर करना होता है। The receipt granted to the sender of a registered article in respect of which a fees for special acknowledgement has been paid will have the letter ID written across it। एक पंजीकृत वस्तु जिसके संबंध में क्या किया जाता है, एक्नॉलेजमेंट के लिए चार्जेस का भुगतान किया जाता है, उस रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए जब प्रेषक को रसीद दी जाती है तो उस रसीद के ऊपर क्या वर्ड लिखे रहते हैं, AD लिखा रहता है। A registered article for which the sender requires an acknowledgement of delivery must bear on the cover the name and address of the sender and have the superscription acknowledgement due on the address side। कोई भी पंजीकृत डाक वस्तु जिसके संबंध में प्रेषक को एक्नॉलेजमेंट चाहिए वितरण की मतलब प्राप्तकर्ता को जब उसका वितरण किया जाएगा तो एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हस्ताक्षर लिए जाएंगे कि उस डाक वस्तु का वितरण कर दिया, इसके संबंध में क्या हो जाएगा, प्रेषक को सूचना मिल जाएगी जब उसको एक्नॉलेजमेंट वापस पहुंचेगी। तो ऐसा ही कोई भी पंजीकृत वस्तु के संबंध में प्रेषक को एक्नॉलेजमेंट चाहिए तो वो क्या करेगा, उस डाक वस्तु के ऊपर प्रेषक और जो भी है, ठीक है, सेंडर जो है उसका नाम और पता लिखा जाएगा, साथ में हैव अ सुपरस्क्रिप्शन एक्नॉलेजमेंट ड्यू ऑन द एड्रेस साइड। एड्रेस साइड में क्या लिखा जाएगा, एक्नॉलेजमेंट ड्यू शब्द भी लिखे जाएंगे, ठीक है। तो प्रेषक को अगर वितरण की पावती की आवश्यकता है तो उस पर प्रेषक का नाम और पता होना चाहिए, किसके ऊपर, एक्नॉलेजमेंट के ऊपर होना चाहिए, और पते की तरफ क्या लिखा होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट ड्यू लिखा होना चाहिए। आगे चलते हैं। इन द केस ऑफ लेटर द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर शुड बी रिटन ऑन द बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड और ऑन द बैक ऑफ द कवर। तो हम पहले भी कर चुके हैं कि किसी भी डाक वस्तु के ऊपर जो पता लिखा जाता है प्रेषक का वो कहाँ पे लिखा जाएगा, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, ठीक है, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखेंगे या फिर उस डाक वस्तु के बैक साइड में भी लिखा जा सकता है। इन द केस ऑफ अ पोस्ट कार्ड द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द सेंडर में बी रिटन ऑन द बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड ऑफ पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड के मामले में प्रेषक का जो नाम और पता लिखा जाएगा वो पता पक्ष के निचले बाएं हाथ के कोने में लिखा जाएगा, मतलब इस वाले कोने में लिखा जाएगा। क्या यहाँ पे पोस्ट कार्ड के लिए हमने पहले कर लिया है कि इस तरह से दो हिस्से होते हैं, एक आपके प्राप्तकर्ता के लिए रहता है, दूसरे प्रेषक के जो भी उसमें संचार भेजना उसके लिए रहता है। तो पोस्ट कार्ड के मामले में बताया गया कि जो पता लिखा जाएगा प्रेषक का वो कहाँ पे होना चाहिए, बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में होना चाहिए। और लेटर के मामले में भी बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में हो सकता है या फिर वो बैक साइड में भी लिखा जा सकता है। क्लोज नंबर 169 है अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिसिप्ट। तो जब हमने आपके ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के बारे में किया था तो अब हमने वहाँ पे भी किया था कि किसी भी आपको ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के संबंध में अगर क्या चाहिए, अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट चाहिए, रसीद की सत्यापित प्रति चाहिए, उसके लिए आपको चार्जेस का भुगतान नहीं करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे कि ये जो अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट होती है, रसीद की सत्यापित प्रति होती है, ये एक्चुअल में होती क्या है। द सेंडर ऑफ अ रजिस्टर्ड आर्टिकल में ऑब्टेन एन अटेस्टेड कॉपी of the original receipt signed by the addressee on payment of the prescribed fees।
एक पंजीकृत वस्तु का प्रेषक निर्धारित विशेष शुल्क के भुगतान पर प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित मूल रसीद की एक सत्यापित प्रति प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए एक रजिस्टर्ड आर्टिकल है, उस रजिस्टर्ड आर्टिकल को जब भेजा जाएगा, जब उसका वितरण किया जाएगा, वितरण के समय प्राप्तकर्ता से क्या किया जाएगा, रसीद के ऊपर हस्ताक्षर लिए जाएंगे। उस रसीद के ऊपर जो हस्ताक्षर लिए हैं उसकी एक अटेस्टेड कॉपी चाहता है सेंडर, यानी कि जो प्रेषक है उस रजिस्टर्ड आर्टिकल को भेजने वाला, वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि प्राप्तकर्ता ने उस पंजीकृत डाक वस्तु के वितरण के समय जो रसीद के ऊपर हस्ताक्षर किए थे, मुझे हूबहू उसकी एक कॉपी चाहिए, उसकी एक क्या चाहिए, अटेस्टेड कॉपी चाहिए, सत्यापित प्रति चाहिए। तो वहां पे इस चीज के लिए वो अप्लाई कर सकता है। तो एक पंजीकृत वस्तु जिसका प्रेषक क्या करना चाहता है, प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित मूल रसीद की एक प्रति या कॉपी प्राप्त करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इसके लिए उसको चार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी, इसके संबंध में जो आवेदन है वो कितने समय के भीतर किया जा सकता है। ही मेक्स हिज एप्लीकेशन फॉर इट विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑन विच द एड्रेसी साइन द ओरिजिनल रिसिप्ट। तो इस चीज के लिए जो आवेदन है कब किया जा सकता है, जब प्राप्तकर्ता ने उस रसीद के ऊपर हस्ताक्षर किए उसके 6 महीने के भीतर आप इस चीज के संबंध में अप्लाई कर सकते हैं। तो यह अटेस्टेड कॉपी क्या हो जाएगी रसीद की, प्राप्तकर्ता जब किसी भी पंजीकृत डाक वस्तु के वितरण के समय एक रसीद के ऊपर हस्ताक्षर करेगा और प्रेषक अगर उस रसीद की सत्यापित प्रति चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। निर्धारित शुल्क का उसे भुगतान करना पड़ेगा और इसके संबंध में जो आवेदन है प्राप्तकर्ता द्वारा जो रसीद के ऊपर हस्ताक्षर किए जाएंगे, हस्ताक्षर करने के 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्लोज नंबर 170 है कंपनसेशन या मुआवजे के बारे में। The head of the circle may grant to the sender or at his request to the addressee solely as an act of grace and not in consequence of any legal liability compensation up to a limit of 100 rupees। जब हमने शुरुआत की तो वहाँ पे क्या कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है, हमने कर लिया कि ये क्या करता है, डाक वस्तु के प्रसारण को और अधिक सुरक्षित बनाएगा और जिन भी पोस्टल ऑफिसर्स के हाथों से ये गुजरेगा वो उनको लिए क्या करेंगे, विशेष सावधानी बरतेंगे। साथ में नीचे हमने दूसरी लाइन क्या पढ़ी कि डाकघर किसी भी पंजीकृत वस्तु के नुकसान के लिए या प्रसारण के दौरान उसकी सामग्री के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, तो उसके लिए मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि एज एन एक्ट ऑफ ग्रेस, अनुग्रह के रूप में, मतलब कृपा करके अगर हेड ऑफ सर्कल चाहे, सीपीएमजी चाहे तो किसी भी पंजीकृत डाक वस्तु के लिए मुआवजा दे सकता है। लेकिन ये प्रेषक का या जो भी आपका प्राप्त करता होगा उसका कानूनी दायित्व नहीं होगा, ठीक है, उसका कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होगा ऐसे कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए। केवल हेड ऑफ सर्कल के द्वारा अनुग्रह के रूप में ऐसा मुआवजा दिया जा सकता है जो 100 रुपए तक मैक्सिमम हो सकता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसी भी पंजीकृत डाक वस्तु के लिए मैक्सिमम कितने रुपए तक का मुआवजा दिया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे किसी भी पंजीकृत वस्तु के लिए 100 रुपए तक का मैक्सिमम जो मुआवजा या कंपनसेशन आपको दी जा सकती है, लेकिन एज एन एक्ट ऑफ ग्रेस दी जाएगी, ना कि किसी भी लीगल लाइबिलिटी के अनुसार आपको मिलेगी। लेकिन उसमें आपको कंडीशंस कुछ देखनी पड़ेंगी। क्या कंडीशंस होंगी, दैट द प्रेस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन फीस शैल हैव बीन प्रीपेड इन एडिशन टू दी पोस्टेज। आपने उस पंजीकृत डाक वस्तु के लिए पोस्टेज चार्जेस के साथ साथ पंजीकरण शुल्क का भी पूर्व भुगतान किया हो, तभी आपको उस डाक वस्तु के लिए मुआवजा हेड ऑफ सर्कल के द्वारा दिया जा सकता है। That the application for compensation shall have been made within 3 months of the date of posting of the article। दूसरी कंडीशन, उस डाक वस्तु के संबंध में आपने जो मुआवजे के लिए आवेदन किया है वो आवेदन उस डाक वस्तु के पोस्टिंग के 3 महीने के भीतर किया गया होना चाहिए। और दूसरी बात, इन दी केस ऑफ लॉस ऑफ आर्टिकल, अगर आपने उस डाक वस्तु के नुकसान के संबंध में मुआवजे के लिए आवेदन किया तो 3 महीने का समय आपको मिल जाएगा आवेदन करने के लिए, अगर विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ आर्टिकल इन दी केस ऑफ लॉस ऑफ कंटेंट्स ऑफ डैमेज। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, उस डाक वस्तु की सामग्री के नुकसान या क्षति के संबंध में मुआवजे के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको 1 महीने के भीतर उस चीज के लिए आवेदन करना होगा। ये 1 महीना कब से गिना जाएगा, फ्रॉम दी डेट ऑफ डिलीवरी गिना जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आपने मुआवजे के लिए आवेदन किया और किसके संबंध में, लेख के नुकसान के मामले में किया, कि आपने जो डाक वस्तु भेजी है उसके नुकसान के मामले में किया है, तो डाक वस्तु की पोस्टिंग के 3 महीने के भीतर आपको इस चीज के बारे में आवेदन करना होगा। दूसरी बात, अगर आप उस डाक वस्तु की सामग्री के नुकसान या क्षति के मामले में आवेदन करते हैं तो जिस तारीख को डाक वस्तु का वितरण किया गया उस तारीख से 1 महीने के भीतर आपको इस चीज के बारे में आवेदन करना होगा। तो एक डेट ऑफ पोस्टिंग से किया जाएगा, एक डेट ऑफ
डिलीवरी से क्या आएगा, तो दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, दैट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन शैल नॉट एक्सीड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस और डैमेज एंड दैट सच अमाउंट कैन बी रेफर्ड डायरेक्टली टू सम लॉस और डैमेज। मुआवजे की जो राशि है, नुकसान या क्षति की वास्तविक राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब जितना मैक्सिमम आपका नुकसान हुआ है उतना ही आपको दिया जा सकता है। और दूसरी बात, 100 रुपये से ज़्यादा का मुआवजा आपको वैसे भी नहीं दिया जाएगा। That the decision of Director General on all questions of compensation shall be final। मुआवजे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब मुआवजे के बारे में जो भी आपके सवाल हैं उनके बारे में महानिदेशक जो रहेगा, डायरेक्टर जनरल जो रहेगा, उसका निर्णय क्या रहेगा, अंतिम रहेगा। नो कंपनसेशन विल बी गिवन इन फॉलोइंग केसेस। निम्नलिखित मामलों में आपको कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। फॉर लॉस और डैमेज इन केस इन विच दैट इट हैज़ बीन कोज्ड बाई द फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑफ द सेंडर। सबसे पहले अगर किसी भी डाक वस्तु को, और वो पंजीकृत डाक वस्तु है, उसको कोई भी लॉस हो जाता है, उसको कोई भी नुकसान या क्षति होती है, लेकिन वो किसकी वजह से हुई है, जो प्रेषक है उसके फॉल्ट की वजह से, उसकी गलती की वजह से या उसकी लापरवाही की वजह से हुई है। और इन विच द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स वर आर्टिकल्स विच आर नॉट अलाउड टू बी सेंट बाय इनलैंड पोस्ट। या फिर दूसरी बात, आपने पंजीकृत डाक वस्तु के अंदर ऐसी कोई सामग्री भेज दी थी जिसको डाक के माध्यम से आप नहीं भेज सकते हैं, तो ऐसी डाक वस्तुओं को अगर कोई भी नुकसान होता है या क्षति होती है, उसके मामले में कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता है। सबसे पहले, अगर किसी भी डाक वस्तु को जो नुकसान हुआ है वो प्रेषक की गलती की वजह से या प्रेषक की लापरवाही की वजह से हुआ है, या फिर आपने उस पंजीकृत डाक वस्तु के अंदर कुछ भी ऐसा भेज दिया था जिसको आप पंजीकृत वस्तु के अंदर नहीं भेज सकते थे, तो ऐसी कंडीशन में जब उसको नुकसान या क्षति होगी तो मुआवजा आपको नहीं दिया जाएगा। For damage in case in which the contents of the registered articles are liquid or perishable articles or articles of an exceptionally fragile nature। उसके बाद आपने रजिस्टर्ड आर्टिकल के अंदर कोई भी ऐसा सामान भेजा था जो लिक्विड था, मतलब वो तरल था, वो प्रिशेबल आर्टिकल था, मतलब वो टूट सकने वाली कोई चीज़ थी, या फिर वो फ्रेजाइल नेचर का था, बहुत ही नाजुक प्रकृति का था जो आसानी से टूट सकता है। अब प्रसारण के दौरान, क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं, कोई भी डाक वस्तु अगर वो फ्रेजाइल नेचर की है और उसको कोई नुकसान हो जाता है, वो प्रिशेबल आर्टिकल है, क्या हमने पिछली वीडियोस में भी किया था, या फिर वो क्या है, दूसरी बात, ऐसी कोई भी लिक्विड है, तो ऐसी कंडीशन में उसको कोई नुकसान होता है तो उस चीज़ के लिए डाकघर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तो ना ही उसके लिए डाकघर के द्वारा फिर कोई मुआवजा दिया जाता है। No compensation will be given in case in which a registered article contained anything, the insurance of which is obligatory or which is not allowed to be sent in a letter, packet or parcel as the case में भी, उस मामले में भी आपको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा जहां पे पंजीकृत लेख के अंदर कुछ भी आपने ऐसा भेजा था जिसके लिए इंश्योरेंस कंपल्सरी थी लेकिन आपने करवाई नहीं। तो ऐसी डाक वस्तुएं जिनके लिए बीमा अनिवार्य था, आपने बीमा नहीं करवाया, आपने केवल उनका पंजीकरण करवाया और उनको भेज दिया, नुकसान हो गया, क्षति हो गई, तो फिर आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप लेटर के अंदर नहीं भेज सकते हैं, जिनको आप पैकेट के अंदर नहीं भेज सकते हैं, या फिर पार्सल के अंदर नहीं भेज सकते हैं। जैसे पार्सल के लिए हमने पिछली वीडियो में ही किया था कि इसमें कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, तो अगर आप पार्सल में रिटर्न कम्युनिकेशन भेज देते हैं और आपने उसका पंजीकरण भी करवाया था, उसको कोई लॉस हो गया, उसको कोई डैमेज हो गई, तो उस कंडीशन में फिर आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो जिन चीज़ों की अनुमति आपको नहीं है उस श्रेणी की डाक वस्तु में भेजने की, आप फिर भी भेजते हैं, पंजीकरण करवा के भेजते हैं, तो मुआवजा फिर आपको बाद में नहीं दिया जाता है। In no case will compensation be given on account of postage or registration or packing charges। किसी भी स्थिति में डाक शुल्क, पंजीकरण शुल्क या पैकिंग शुल्क के लिए मुआवजा आपको नहीं दिया जाएगा। यानी कि किसी भी डाक वस्तु के लिए आपने जो डाक शुल्क दिया है, मतलब उस डाक वस्तु के वजन के अनुसार या उसकी श्रेणी के अनुसार जो भी चार्जेस दिए हैं उसके लिए, आपने उसकी जो रजिस्ट्रेशन करवाई है उसके लिए, या फिर आपने जो पैकिंग के लिए उसके ऊपर खर्च किया है उसके लिए आपको कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता। मुआवजा किस चीज़ के लिए दिया जाएगा? उस डाक वस्तु की सामग्री के जो भी क्षति या नुकसान होगा उसके संबंध में दिया जाएगा। द पीरियड ऑफ 3 months प्रेस्क्राइब्ड इन क्लोज नंबर 170 shall be extended to 1 year in case of VP article as laid down in clause number 197, जिसके बारे में हम आगे करेंगे, and to 6 months in case of registered article addressed to or sent by members and units of armed forces। अब हमने ऊपर कर लिया कि किसी भी आपको पंजीकृत डाक वस्तु के नुकसान या क्षति के संबंध में मुआवजा चाहिए, आवेदन पोस्टिंग की तारीख से 3 महीने के भीतर किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोला गया ये जो 3 महीने की अवधि है 1 साल तक बढ़ जाएगी अगर यही आपने VP आर्टिकल के संबंध में मुआवजे के लिए आवेदन करना है, और वहीं पे 6 महीने के लिए ये अवधि हो जाएगी जब पंजीकृत डाक वस्तुएं किसको संबोधित की गई हो या किसके द्वारा संबोधित
संबोधित की गई हो सशस्त्र बलों की इकाइयों के सदस्यों द्वारा। अगर सशस्त्र बलों की इकाइयों यानी कि जो भी आर्म्ड फोर्सेस की यूनिट्स होती हैं उनके द्वारा कोई भी पंजीकृत डाक वस्तु भेजी जाती है, उनको डाक कोई भी भेजी जाती है पंजीकृत करके, तो ऐसी कंडीशन में जो इसके संबंध में मुआवजे के लिए आवेदन है वो कितने समय के भीतर, 6 महीने के भीतर किया जा सकता है। और नॉर्मल बाकी कोई भी आर्टिकल है उसके लिए 3 महीने का समय आपको दिया जाएगा। क्लोज नंबर 171 है केसेस इन विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, जिन मामलों में पंजीकरण अनिवार्य है। कोई भी ऐसी डाक वस्तु जिसको आप बिना पंजीकरण करवाए डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं, वो कौन कौन सी हैं? एनी पार्सल एक्सीडिंग 4 kg इन वेट, कोई भी पार्सल जिसका वजन 4 किलोग्राम से अधिक हो तो उसके लिए आपको पंजीकरण करवाना ही पड़ेगा। हमने पिछली वीडियो में भी इस चीज़ के बारे में किया था कि कोई भी पार्सल आप 4 kg मैक्सिमम अनरजिस्टर्ड भेज पाएंगे, अपंजीकृत के रूप में भेज पाएंगे, लेकिन 4 किलोग्राम वजन से अधिक का कोई भी पार्सल होगा उसके लिए आपको पंजीकरण करवाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए बीमित लेख, किसी भी डाक वस्तु की आप इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसका पंजीकरण भी साथ में करवाना पड़ेगा। पार्सल एड्रेस्ड टू अ प्लेस वेयर कस्टम डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड, जब भी आप पार्सल को किसी ऐसी जगह के लिए भेजेंगे जहां ये कस्टम घोषणा की आवश्यकता होती है तो वहां पे भी आपको उसका पंजीकरण करवाना पड़ेगा। आर्टिकल कंटेनिंग पोस्टेज और अदर स्टैंप और लेवल्स, चेक, हुंडी, बैंक नोट्स और बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई भी ऐसी डाक वस्तु जिसमें क्या है डाक टिकट यानी कोई लेवल है, चेक है, हुंडी है, बैंक नोट्स है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो ऐसी डाक वस्तु अगर किसी भी लेख में भेजी जाती हैं तो उनके लिए भी पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा। आर्टिकल वेयरिंग वर्ड रजिस्टर्ड, किसी भी अगर डाक वस्तु के ऊपर आपने रजिस्टर्ड वर्ड लिखा हुआ है, मतलब मैंने एक डाक वस्तु भेजनी है और मैंने उसके ऊपर यहाँ पे रजिस्टर्ड लिख दिया, तो जब तक मैं इसका पंजीकरण नहीं करूंगा इसको डाक के माध्यम से आप पंजीकृत डाक वस्तु के रूप में नहीं भेज पाएंगे। रजिस्टर्ड आर्टिकल विच इज रीपोस्टेड आफ्टर हैविंग बीन डिलीवर्ड, एक पंजीकृत डाक वस्तु थी और उस डाक वस्तु का वितरण कर दिया गया, लेकिन फिर से अगर उसको उस डाक वस्तु को कोई व्यक्ति पोस्ट करना चाहता है तो उसके लिए फिर से उसे उसका पंजीकरण करना ही पड़ेगा। तो ये आ जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किन डाक वस्तुओं का आप भी इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कि डाक वस्तुओं का आप पंजीकरण कर सकते हैं। कोई भी पार्सल 4 किलोग्राम से अधिक जिसका वजन होगा, कोई भी बीमित लेख किसी ऐसे स्थान के लिए संबोधित पार्सल जहां के लिए सीमा शुल्क घोषणा की आवश्यकता होती है, या फिर किसी भी पार्सल में पोस्टेज या इस तरह की कोई और डाक टिकट है, लेवल्स हैं, चेक, हुंडी, बैंक नोट्स हैं या बिल ऑफ एक्सचेंज है, या फिर उसके ऊपर रजिस्टर्ड वर्ड लिखा हुआ है, तब भी आपको उसका पंजीकरण करवाना पड़ेगा। या फिर एक ऐसी डाक वस्तु, एक ऐसा पंजीकृत लेख जिसका वितरण हो गया है और फिर से उसको दोबारा से रीपोस्ट किया आता है तो उसके लिए भी आपको पंजीकरण करवाना ही पड़ेगा। और उसके बाद है एनी वैल्यू पेबल आर्टिकल, तो कोई भी वीपी आर्टिकल अगर आप भेजना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। If an article requires registration sent without registration, not prepaid, will be charged with double the fees of registration on delivery, and if partially paid, twice the difference between actually fees and fees paid. ऐसी डाक वस्तुएं जिनके लिए पंजीकरण अनिवार्य है लेकिन आपने पंजीकरण शुल्क का पूर्व भुगतान नहीं किया है, ऐसी कंडीशन में जब उन डाक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा पंजीकरण शुल्क का दोगुना शुल्क उनके ऊपर लगाया जाएगा। और अगर आपने पंजीकरण शुल्क का आंशिक रूप से भुगतान किया है यानी कि आपने पूरा भुगतान नहीं किया है तो देय शुल्क और वास्तविक शुल्क में भुगतान की गई राशि के बीच का जो भी अंतर होगा उसको फिर दोगुना करके आपसे वितरण के समय लिया जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास रजिस्ट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट है आपके पास इंश्योरेंस के बारे में। क्लोज नंबर 172 है आर्टिकल्स विच कैन बी इंश्योर्ड, कौन कौन सी डाक वस्तुओं का बीमा किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे आपकी मर्जी, आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहें तब भी कोई बात नहीं। आर्टिकल्स विच कैन बी इंश्योर्ड, तो किन लेखों का बीमा करवाया जा सकता है, वो रजिस्टर्ड लेटर्स हैं, पंजीकृत पत्रों का बीमा करवाया जा सकता है, वैल्यू पेबल रजिस्टर्ड लेटर्स का करवाया जा सकता है, पंजीकृत पार्सलों का करवाया जा सकता है, वैल्यू पेबल रजिस्टर्ड पार्सल्स का करवा सकते हैं, बिजनेस पार्सल और स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स, इन सभी के लिए आप बीमा करवा सकते हैं। स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स के लिए भी करवाया जा सकता है 1 लाख रुपए की लिमिट तक। लिमिट अप टू विच आर्टिकल्स कैन बी इंश्योर्ड, उसके बाद एक लिमिट होती है किसी भी डाक वस्तु को इंश्योर करने की, और क्या लिमिट रहेगी, अप टू दी वैल्यू ऑफ ₹600 फॉर आर्टिकल्स बुक्ड एट ब्रांच पोस्ट ऑफिस। अगर आप किसी भी लेख को शाखा डाक घर में बीमित करते हैं तो अधिकतम 600 रुपये के लिए उसका बीमा किया जा सकता है। यानी कि आप आर्टिकल्स की इंश्योरेंस या बीमा सभी डाक घरों में कर सकते हैं, ब्रांच पोस्ट ऑफिस में भी की जा सकती है, और कितने तक, 600 रुपये तक के लिए की जा सकती है।
अप टू दी वैल्यू ऑफ 1,00,000 रुपीज फॉर आर्टिकल्स बुक्ड एट अदर पोस्ट ऑफिसेज, अन्य डाकघरों में 1,00,000 रुपए तक के लिए आप आर्टिकल्स का बीमा करवा सकते हैं। इंश्योर्ड वैल्यू शैल नॉट एक्सीड द रियल वैल्यू ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल, उसके बाद जो बीमा का मूल्य रहेगा वो आर्टिकल के अंदर जो आपने सामग्री भेजी है उसकी रियल वैल्यू से या वास्तविक मूल्य से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल्स कंटेनिंग गोल्ड, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसी डाक वस्तुएं जिनमें गोल्ड हो, कॉइन हो, कोई भी बुलियन हो, गवर्नमेंट करेंसी नोट या बैंक नोट हो, या इनका कोई कॉम्बिनेशन, मतलब आपने गोल्ड भेज दिया साथ में बुलियन भेज दिए, इन सभी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो, इनका आपने जो बीमा करना है फॉर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कंटेंट्स, सामग्री के वास्तविक मूल्य के लिए करना है। यानी कि अगर 10 रुपए की सामग्री आपने लेख के अंदर भेजी है तो बीमा भी उसका 10 रुपए के लिए ही किया जाना है। तो इनके मामले में इंश्योरेंस जो वो आपने इनकी एक्चुअल वैल्यू के लिए करनी है, बाकियों के लिए रियल वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वास्तविक मूल्य से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स टू एंड फ्रॉम आर्मी पोस्ट ऑफिस में बी इंश्योर्ड अप टू दी वैल्यू ऑफ ₹500 ईच। सेना डाकघरों के लिए पंजीकृत वस्तुओं का बीमा 500 रुपये तक किया जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी पंजीकृत डाक वस्तु जिसे आर्मी पोस्ट ऑफिस को भेजा जाता है, आर्मी पोस्ट ऑफिस से भेजा जाता है, उसका बीमा 500 रुपये तक के लिए किया जा सकता है। वेयर करेंसी नोट्स आर डिस्पैच्ड बाय इंश्योर्ड पोस्ट द वैल्यू शैल नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज़। तो जहाँ पे आप करेंसी नोट्स की बात करें, करेंसी नोट जब 20,000 रुपये की सीमा तक आप इंश्योर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा के लिए नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आप करेंसी नोट भेजना चाहते हैं 20,000 रुपये के लिए मैक्सिमम उनकी इंश्योरेंस की जा सकती है। लेकिन अभी बताया कि करेंसी नोट का प्रसारण भी निषिद्ध है, लेकिन अभी तक आप इसको याद रखेंगे। आगे अगर कुछ भी इसमें चेंज होती है तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्जाम कोई ना कोई चेंज इसमें ज़रूर होती है, तो एग्जाम से पहले वो सारी चीज़ें आपको दोबारा से करवा दी जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्लोज नंबर 173, इंश्योरेंस आर्टिकल में भी इंश्योर्ड इन ऑल पोस्ट ऑफिस। तो जैसे हमने ऊपर भी किया कि आप इंश्योरेंस करना चाहते हैं, आर्टिकल्स का बीमा करना चाहते हैं, सभी डाकघरों में किया जा सकता है। इंश्योरेंस कवर्स ऑल रिस्क इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाई पोस्ट, डाक द्वारा प्रसारण के दौरान बीमा सभी जोखिमों को कवर करता है। यानी कि रजिस्ट्रेशन कवर नहीं करती है, हमने ऊपर रजिस्ट्रेशन के बारे में किया, रजिस्ट्रेशन डाक द्वारा प्रसारण के दौरान सभी जोखिमों को कवर नहीं करती है। कवर कौन करेगा? इंश्योरेंस या बीमा करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि अगर आपकी डाक वस्तु को कोई नुकसान हो जाएगा तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस दी जाती है, मुआवजा दिया जाता है। तो इंश्योरेंस कवर्स ऑल रिस्क इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाई पोस्ट, डाक द्वारा प्रसारण के दौरान बीमा सभी जोखिमों को कवर करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्लोज नंबर 174 है ऑफिसेज विच कैन इंश्योर, ऐसे कार्यालय जो लेखों का बीमा कर सकते हैं। कौन कौन से कार्यालयों में लेखों का इंश्योरेंस या लेखों की बीमा किया जा सकता है? आर्टिकल्स में भी इंश्योर्ड एट ऑल पोस्ट ऑफिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी डाकघरों में लेखों का बीमा किया जा सकता है। इन द लिस्ट गिवन इन पार्ट 3 ऑफ दिस गाइड, इस गाइड में पार्ट 3 में जो हम नहीं करेंगे वहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है पोस्ट ऑफिस की, वहाँ पे आप सभी डाकघर जितने भी दे रखे हैं वहाँ पे जाके आप लेखों का बीमा कर सकते हैं। एक्सेप्शन ऑफ दोज मार्क्ड बी एंड सी एंड फॉर ऑल पोस्ट ऑफिसेज नेम्ड इन द लिस्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ दोज वर्ड मार्क्ड बी एंड एल। तो दूसरी चीज़ यहाँ बताइए, बी और सी जिनके साथ मार्क किया गया है, चिन्हित किया गया है, मतलब ऐसे डाकघर जिनको बी और सी लेटर से या बी और एल लेटर से चिन्हित किया है, वो वाले डाकघर लेखों का बीमा नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी डाकघरों में लेखों का बीमा किया जा सकता है। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स टू एंड फ्रॉम आर्मी पोस्ट ऑफिस में भी इंश्योर्ड अप टू दी वैल्यू ऑफ 500 रुपीज़। तो हमने ऊपर भी किया कि सेना डाकघर को या सेना डाकघर से भेजे जाने वाले किसी भी पंजीकृत लेख के लिए जो बीमा है वो मैक्सिमम 500 रुपीज़ के लिए किया जा सकता है। प्री पेमेंट कंपलसरी के बारे में पूर्व भुगतान अनिवार्य है। तो जैसे हमने रजिस्टर्ड आर्टिकल के बारे में किया कि जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होगी साथ में जो भी पोस्टेज चार्जेस होंगे प्री पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। उसी तरह से अगर आप किसी भी आर्टिकल को इंश्योर्ड करके भेजेंगे, बीमित करके भेजेंगे, तो क्या होगा? द प्री पेमेंट ऑफ ऑल चार्जेस ऑन इंश्योर्ड आर्टिकल्स नेमली पोस्टेज, रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस फीस इज कंपलसरी। बीमित डाक वस्तुओं पर जितने भी शुल्क बनते हैं, जैसे वो डाक शुल्क हो जाएगा उसके वजन या उसकी श्रेणी के अनुसार उसके ऊपर लगने वाला पंजीकरण शुल्क, पंजीकरण शुल्क जो है वो आपको, क्योंकि किसी भी इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी तो इंश्योरेंस के लिए जो भी आपको पंजीकरण शुल्क है वो भी देना पड़ेगा, और साथ में जो भी बीमा शुल्क बनेगा यानी कि इंश्योरेंस करने के लिए जो एक्स्ट्रा चार्जेस बनेंगे, इन सभी का पूर्व भुगतान अनिवार्य है। यानी कि आपको डाक वस्तु की बुकिंग के समय ये सभी चार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा।
Postage stamps affixed to an insured article must be placed apart from one another so that they may not serve to कंसील इंजरीज टू दी कवर ऑफ दी लेटर और पार्सल। अब बीमित वस्तु के ऊपर जो भी आपको डाक टिकट लगाने हैं उनको एक दूसरे से अलग कर लगाना है ताकि वो पत्र या पार्सल के कवर को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री पेमेंट आपको करनी पड़ेगी किसी भी डाक वस्तु के लिए। जैसे हमने किया कि किसी भी पोस्ट ऑफिस में जो इंश्योरेंस की जाएगी लिमिट क्या रहेगी 1 लाख रुपए, करेंसी नोट्स की करनी है 20,000 रुपये रहेगी, उस तरह से बीओ में करनी है 600 रुपये की लिमिट रहेगी। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। पैकिंग की बात करें, किसी भी इंश्योर्ड आर्टिकल की पैकिंग कैसे की जानी चाहिए। एवरी लेटर टेंडर्ड फॉर इंश्योरेंस, सभी पत्र जिनके लिए आप इंश्योरेंस या बीमा करवाना चाहते हैं मस्ट बी एनक्लोज्ड इन अ स्ट्रॉन्ग कवर, उन्हें हमेशा मजबूत कवर में ही बंद करना चाहिए। बंद करके क्या करना चाहिए, मस्ट बी सिक्योरली फास्टेंड एंड सील्ड बाय मींस ऑफ आइडेंटिकल सील्स इन फाइन बैग्स। उसके बाद आपने इसको सुरक्षित रूप से बंद कर दिया। बंद करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से बांध देना है, सुरक्षित रूप से बांधेंगे। बांधने के बाद इसको आपने सील भी करना है। और सील कैसे करना चाहिए, identical seals in fine wax reproducing a private mark and affixed in sufficient number so that it cannot be opened without either breaking the seal or leaving obvious traces of violation। क्या बताया गया कि आपने महीन मोम का उपयोग करना है और उसके ऊपर आपने क्या करनी है, शार्प लगानी है। और शार्प जिस मोहर की लगाएंगी वो एक ही मोहर की होनी चाहिए, अलग अलग मोहर की शार्प नहीं लगाएंगे। तो ऐसा आपने इसलिए करना है ताकि, क्योंकि आपने इंश्योर्ड आर्टिकल भेजा तो उसमें कीमती सामान होगा, तो इस तरह से आपने उसके ऊपर सील लगानी है कि उसको बिना खोले या उसको बिना तोड़े उसमें से कोई भी डाक वस्तु या उसमें भेजी गई सामग्री को निकाला ना जा सके। या फिर दूसरी बात, अगर उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ की जाती है तो उसके बारे में पता लगना चाहिए। आपको इस तरह से उस डाक वस्तु के ऊपर सील लगानी होती है। No label of any kind should be affixed by the sender of such a cover on such a cover। प्रेषक द्वारा इस तरह की डाक वस्तु के कवर के ऊपर कोई भी लेबल नहीं लगाया जाना चाहिए। फ्रैंक इंप्रेशंस एंड पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन दी कवर ऑफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल में बी एक्सेप्टेड। उसके बाद जो भी आपने चार्जेस का भुगतान करना है, प्री पेमेंट उसकी करनी है और उसके लिए आप फ्रैंक मशीन की शार्प का उपयोग भी कर सकते हैं। एन एनवल्प विद ब्लैक और कलर्ड बॉर्डर और अ ट्रांसपेरेंट पैनल मस्ट नॉट बी यूज्ड। इंश्योर्ड आर्टिकल के मामले में आपको कभी भी ऐसे लिफाफे का यूज़ नहीं करना है जिसका बॉर्डर यानी कि साइड वाली जो पट्टी है वो ब्लैक या कलर नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई भी रंग बिरंगी या काले रंग की बॉर्डर वाली आपने एनवल्प का यूज़ नहीं करना है। द सील मस्ट बी प्लेस्ड ओवर ईच फ्लैप और सीम ऑफ द कवर एंड इफ the cover is tied around with string or tape, a seal must be placed on the end where they आर टाइड। उसके बाद बताएगा कि सील जो है कवर के प्रत्येक फ्लैप पर या सीम पर लगाई जानी चाहिए। अब पोस्ट ऑफिस में मिलने वाला एनवल्प कुछ इस तरह से होता है, अगर आपने देखा हो इस तरह से होता है। अब फ्लैप क्या चीज़ होती है, जहाँ से मोड़कर उसे बंद किया जाता है, तो यहाँ पे भी आपको लगानी है, यहाँ पे भी लगानी है, ठीक है, यहाँ पे भी लगाई जाएगी। तो इस तरह से आपने सील जो है प्रत्येक फ्लैप के ऊपर लगानी है। और अगर आपने उसको बंद करने के लिए आपने उसको बांधना भी है तो बांधने के लिए अगर आपने रस्सी या टेप का उपयोग किया है तो चारों तरफ से उसको बांधने के बाद जहाँ पे उसका एंड होगा वहाँ पे उसको सील लगाई जाएगी ताकि उसको बिना तोड़े या बिना वहां से हटाए हुए उसको खोला ना जा सके। एज एन एडिशनल प्रिकॉशन और अतिरिक्त सावधानी के रूप में इफ द कंटेंट्स एडमिट ऑफ इट अ थ्रेड शुड बी पास्ड थ्रू द कवर एंड इट्स कंटेंट्स एंड टाइड द नोट बीइंग प्लेस्ड अंडर द सेंट्रल सील। तो एक अतिरिक्त सावधानी के रूप में आप क्या कर सकते हैं, एक धागे को कवर और उसकी सामग्री के माध्यम से पारित कर सकते हैं और साथ में जो गांठ होगी केंद्रीय सील के नीचे उसे रखा जाना चाहिए, यानी कि जो सेंट्रल सील लगाएंगे उसके नीचे उस धागे की गांठ होनी चाहिए। Every parcel tendered for insurance must be packed carefully with due regard to the nature of the content and the length of journey। अब आप किसी भी इंश्योर्ड आर्टिकल की जो पैकिंग करेंगे वो किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करनी है, सबसे पहले उसके अंदर भेजे जाने वाली सामग्री की नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। दूसरी बात कि उसकी जर्नी कितनी रहेगी, मतलब कितनी दूरी तक उसको भेजना है उसके अनुसार। तो यहाँ पे सामग्री की प्रकृति और लेंथ ऑफ जर्नी के अकॉर्डिंग किसी भी इंश्योर्ड आर्टिकल को पैक किया जाना चाहिए। एंड मस्ट बी सील्ड विद बैग्स और लेड वेयरिंग अ
प्राइवेट मार्क तो हमने ऊपर भी कर लिया, और इसको क्या करना है आपने फिर सील करना है। और सील कैसे करना है, वैक्स के साथ या लेड वेयरिंग अ प्राइवेट मार्क। लेड क्या होता है, शीशा, शीशे की सील लगा सकते हैं या मोम की सील लगा सकते हैं, और उसके ऊपर जो शार्प लगाई जाएगी वो प्राइवेट मार्क की होनी चाहिए, इन सच अ वे दैट इट कैन नॉट बी ओपन विदाउट आइदर ब्रेकिंग द सील। और इस तरह से आपने इसको सील लगानी है कि बिना सील को तोड़े इसको खोला ना जा सके, या फिर अगर इसको खोलने की कोई कोशिश करता है तो वहां पे खोलने जाने के निशान जरूर रह जाने चाहिए ताकि पता लगे इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। Seals must be placed over each joint or loose flap of the covering of a parcel, and if string is used in packing, a seal must be placed on the ends। और ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने ये चीज़ें पढ़ लेनी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हमने ऊपर कर ली, इंश्योरेंस कैसे करनी है या कितने रुपए के लिए की जा सकती है, ये सारी चीज़ें। If a parcel contains gold or silver bullion or coin, it must be packed in a strong case of wood or metal। तो जब भी आपने किसी भी पार्सल के अंदर या किसी भी उसमें लेटर में या आर्टिकल में, इंश्योर्ड आर्टिकल है और उसमें आपने गोल्ड भेजा, सिल्वर या बुलियन भेजे, कॉइन भेजे, तो पार्सल को आपने क्या करना है, पार्सल जो है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग केस ऑफ वुड। तो उसके लिए जो आपने बॉक्स का यूज़ करना है वो मजबूत लकड़ी का या मेटल का होना चाहिए, धातु का होना चाहिए, और उसके बाहर एक फिर से आपको कवरिंग देनी है, वो कपड़े की हो सकती है या मोटे पेपर की हो सकती है। यानी कि जब भी आप इस तरह का कीमती कोई सामान भेजेंगे तो उसके लिए आपको पार्सल के लिए क्या यूज़ करना है, एक ऐसे बक्से का यूज़ करना है जो मजबूत लकड़ी का या मजबूत धातु का बना होना चाहिए, और उसके बाहर आपको कपड़े या मोटे कागज़ का आवरण भी लगाना चाहिए। All the seals affixed to an insured article must be of the same kind of wax and must bear distinct impression of the same private device। बीमित वस्तु पर लगाई गई जितनी भी सीलें होंगी एक ही प्रकार की मोम की होनी चाहिए, और उन पर एक ही निजी उपकरण की अलग अलग छाप भी होनी चाहिए। द डिवाइस मस्ट नॉट बी ऑफ दैट अ करंट कॉइन। और जिस डिवाइस का आप यूज़ करेंगे उसके ऊपर इंप्रेशन लगाने के लिए वो करंट कॉइन, मतलब प्रेजेंट में जो सिक्के चलते हैं उनकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको तोड़ के फिर कोई भी आसानी से दोबारा से बना पाएगा। मेयरली सीरीज ऑफ स्ट्रेट, कर्व्ड और क्रॉस लाइन, या फिर स्ट्रेट या कर्व्ड या क्रॉस्ड लाइन का आपने यूज़ नहीं करना है जिनको दोबारा से आसानी से बनाया जा सके। It is recommended that registration envelopes sold at post offices be used for insured letters। बीमित पत्रों के लिए जहां तक संभव हो पंजीकरण लिफाफों का उपयोग किया जाना चाहिए। वैसे हमने रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए भी किया कि रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए अगर आप चाहते हैं नुकसान कम हो तो ऐसी कंडीशन में आपको डाकघर में बेचे जाने वाले विशेष पंजीकरण लिफाफों का उपयोग करना चाहिए। उसी तरह से इंश्योर्ड आर्टिकल के मामले में भी सेम चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट है आपके पास क्लोज नंबर 177, साइज एंड अदर कंडीशंस, आकार और अन्य शर्तें। नो पोस्टल आर्टिकल्स विल बी एक्सेप्टेड एट एनी पोस्ट ऑफिस फॉर इंश्योरेंस इफ इट इज सो स्मॉल और सो कवर्ड विद राइटिंग और सीलिंग वैक्स ऑन द एड्रेस साइड और अदरवाइज मेड अप इन सच अ मैनर as to render it impracticable to affix to the article the prescribed official label of the post office। तो किसी भी ऐसी डाक वस्तु को बीमा के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, स्वीकृत नहीं किया जाएगा जो साइज में बहुत छोटी हो, या फिर दूसरी बात उसके पते वाली साइड में आपने राइटिंग या सीलिंग बैक्स का उपयोग किया है तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर डाकघर को अगर जो ऑफिशियल लेबल लगाना है उसको लगाने में कोई भी मुश्किल होगी तो ऐसी डाक वस्तुओं को इंश्योरेंस के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू एन आर्टिकल विच हैज़ एन एड्रेस लेबल। लेकिन ऐसी डाक वस्तुएं जिनके साथ एड्रेस लेबल है उनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता है, प्रोवाइडेड दैट द लेबल इज नॉट सो स्मॉल और सो कवर्ड विद राइटिंग ऑन द एड्रेस साइड एज टू रेंडर इट इम्प्रैक्टिकल टू अफिक्स टू दैट एड्रेस टू साइड द प्रेस्क्राइब्ड ऑफिशियल लेबल टू दी पोस्ट ऑफिस। तो ये सेम चीज़ बोली किया जैसे रजिस्टर्ड आर्टिकल के बारे में हमने क्या कि कोई भी ऐसी डाक वस्तु जो साइज में बहुत छोटी हो या जिसके पते वाली साइड राइटिंग या सीलिंग बैक्स का उपयोग किया है उनको रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसी तरह से उनको आपके इंश्योरेंस के लिए भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर उनके साथ एड्रेस लेवल लगा है तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन एड्रेस लेवल भी बहुत छोटा नहीं होना चाहिए या उसके पते वाली साइड में राइटिंग बैक्स का उपयोग नहीं किया गया होना चाहिए। तो ये सेम ही कंडीशन है, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आगे चलते हैं, मैनर ऑफ इंश्योरिंग, बीमा करने का तरीका क्या रहता है। एन आर्टिकल इंटेंडेड फॉर इंश्योरेंस मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस। बीमा के लिए अभिप्रेत एक लेख को डाक घर की खिड़की पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि कोई भी डाक वस्तु जिसके लिए आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं उसको भी डाक घर की खिड़की पर प्रस्तुत करना होगा। फॉर विच द सेंडर विशेस इट टू बी इंश्योर्ड। अब किसी न किसी मूल्य के लिए उस डाक वस्तु को इंश्योर किया जाना है तो प्रेषक जिस मूल्य के लिए उस
डाक वस्तु का बीमा करवाना चाहता है, क्लियरली रिटन इन वर्ड्स एंड फिगर्स विदाउट इरेजर्स और करेक्शन ऑन द टॉप ऑफ द एड्रेस साइड ऑफ द कवर, तो उस राशि को पते के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से शब्दों और अंकों में बिना करेक्शन के, मतलब उसमें कोई भी सुधार नहीं होना चाहिए, बिना उसमें कुछ भी मिटाया नहीं होना चाहिए, मतलब जो लिखा होना चाहिए बिल्कुल साफ स्पष्ट होना चाहिए, उसमें आप इरेजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही उसमें कोई करेक्शन आपके द्वारा की जाएगी। तो जिस भी राशि के लिए प्रेषक उस डाक वस्तु का बीमा करवाना चाहता है, उस राशि को पते के ऊपर शब्दों और अंकों में लिखा जाना चाहिए और साथ में कोई भी इरेजर या करेक्शन का यूज ना किया जाए, इस चीज का भी ध्यान रखना है। The name and address of the sender must also be written on the cover in the lower left hand corner or on a separate slip of paper to be presented with the article should there be no room for his name and address of on the article। कवर के निचले बाएं कोने में प्रेषक का नाम और पता होना चाहिए। यदि कवर पर उसका नाम और पता लिखने की जगह नहीं है तो अलग से एक कागज पर उसका नाम और पता लिख के उसके साथ चिपकाया जा सकता है। तो ये सेम ही रहेगा, प्रेषक का पता हमेशा कहाँ पे लिखा जाता है, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा जाता है। लेकिन इस कंडीशन में आप क्या भेज रहे हैं, इंश्योर्ड आर्टिकल भेज रहे हैं और उसके ऊपर प्रेषक का नाम और पता लिखने की अगर जगह नहीं बचते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, एक अलग पर्ची के ऊपर उसका नाम और पता लिखा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्लोज नंबर 179 है, फेलियर टू कंप्लाई विद दी कंडीशंस, शर्तों का पालन ना होने पर क्या किया जाएगा, नॉट प्रॉपरली पैक्ड। आप जो इंश्योर्ड आर्टिकल है आपने उसको ढंग से पैक नहीं किया है, वो पूरी तरह से प्रीपेड नहीं है, या जो भी कंडीशंस हमने 176, 77 और 78 में की उसके अनुसार उसे नहीं बनाया गया, तो ऐसी कंडीशन में उसका बिल नॉट बी इंश्योर्ड, उसका बीमा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्लोज नंबर 180, रिसिप्ट गिवन टू सेंडर, प्रेषक को एक रसीद दी जाएगी। रिसिप्ट गिवन टू सेंडर ड्यूरिंग आवर्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर पोस्टिंग इंश्योर्ड आर्टिकल्स, बीमित डाक वस्तुओं को पोस्ट करने के लिए जो भी निर्धारित समय है, तो उस निर्धारित समय के दौरान प्रेषक जो भी बीमित डाक वस्तु की बुकिंग करेगा उस डाक वस्तु के लिए उसे क्या दिया जाएगा, एक रसीद दी जाएगी, रिसिप्ट दी जाएगी। एनी एरर और मिस्टेक पॉइंटेड आउट एट वंस बाय सेंडर, अगर उसको उस रसीद में कोई भी एरर, त्रुटि नजर आती है या गलती नजर आती है तो उसे तुरंत उसे डाकघर को यह बताना होगा, अदरवाइज पोस्ट ऑफिस विल नॉट बी लाइएबल फॉर एनी डैमेज और कंपनसेशन, नहीं तो बाद में पोस्ट ऑफिस किसी भी क्षति या मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। आगे चलते हैं स्पेशल एक्नॉलेजमेंट के बारे में। जैसे रजिस्टर्ड आर्टिकल के मामले में हमने क्या कि अगर आपको स्पेशल एक्नॉलेजमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको पोस्टेज चार्जेस, साथ में उसके जो रजिस्ट्रेशन फीस है और साथ में आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा जो भी एक्नॉलेजमेंट के लिए लगेगा। लेकिन इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए आपको ध्यान रखना, द सेंडर ऑफ द इंश्योर्ड आर्टिकल इज एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन फ्री ऑफ चार्ज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स डिलीवरी साइंड बाय इट्स एड्रेसी और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। तो बीमित वस्तु के मामले में ये जो विशेष पावती होती है जिसके ऊपर प्राप्त करता है उसके एजेंट के हस्ताक्षर होते हैं और जो प्रेषक के द्वारा प्राप्त की जाती है वो फ्री ऑफ चार्ज रहती है, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते और ये कंपलसरी रहती है, आपको इंश्योर्ड आर्टिकल के साथ इसे लगाकर भेजना ही पड़ता है। द सेंडर में हिमसेल्फ फिल अप द फॉर्म्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट टू बी साइंड बाय द एड्रेसी, प्रेषक स्वयं पावती का फॉर्म भर सकता है, यानी कि जो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है उसको सेंडर के द्वारा स्वयं भरा जा सकता है। क्लोज नंबर 182 है आपके पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाकघर की किसी भी बीमित वस्तु के लिए क्या जिम्मेदारी रहती है। फॉर लॉस ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल और लॉस और डैमेज ऑफ इट्स कंटेंट्स कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द इंश्योर्ड वैल्यू, बीमित वस्तु के नुकसान या उसकी सामग्री के नुकसान या क्षति के लिए मुआवजा बीमित मूल्य से अधिक नहीं होगा। यानी कि किसी भी बीमित वस्तु को कोई नुकसान हो जाता है या उसकी सामग्री है उसको कोई नुकसान या क्षति हो जाती है तो आपको जो मुआवजा दिया जाएगा वो बीमित राशि से ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि जिसके लिए आपने उसकी इंश्योरेंस किया, अगर आपने 10 रुपये के लिए उसका बीमा किया तो आपको मुआवजा भी 10 रुपये से ज़्यादा के लिए नहीं दिया जाएगा। नो कंपनसेशन इफ, कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा अगर क्या होता है, मिस डिलीवरी ड्यू टू इनकरेक्टनेस और इनकम्प्लीट एड्रेस रिटन बाय द सेंडर, अगर किसी भी बीमित वस्तु का गलत वितरण हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो पता है वो गलत लिखा था या आधा अधूरा पता लिखा था प्रेषक के द्वारा, तो ऐसी डाक वस्तुओं के गलत वितरण होने पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। फ्रॉड ऑन पार्ट ऑफ सेंडर और एड्रेसी, जहां प्रेषक या प्राप्तकर्ता की ओर से कोई भी धोखाधड़ी का मामला हो, फ्रॉड का केस हो, मतलब उन्होंने कुछ भी धोखा किया है तो उस मामले में भी क्या हो जाएगा, मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इंश्योर्ड आर्टिकल डिलीवर्ड टू एड्रेसी एंड साइंड
एंड हैज़ साइंड एंड रिटर्न द रिसिप्ट। अब जो बीमित वस्तु है वो प्राप्तकर्ता को वितरित कर दिया और प्राप्तकर्ता ने उसके लिए रसीद के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए, तो रसीद के ऊपर हस्ताक्षर करने के बाद मुआवजा नहीं दिया जाता है। सेंडर नोट गिवन इंटीमेशन ऑफ लॉस विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ पोस्टिंग, जहां प्रेषक ने पोस्टिंग की तारीख से 3 महीने के भीतर उसके नुकसान के संबंध में सूचना नहीं दी, 3 महीने के बाद अगर वो सूचना देगा तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लॉस और डैमेज ड्यू टू इम्प्रॉपर और इनसिक्योर पैकिंग, जहां पे नुकसान हुआ है, क्यों हुआ है, आपने प्रॉपरली उसकी पैकिंग नहीं की थी और सुरक्षित ढंग से उसकी पैकिंग नहीं की थी। नो विजिबल डैमेज टू कवर और सील, जहां पे कवर या सील को कोई भी दृश्य क्षति ना हो, मतलब आपको जैसे बताया गया सील आपने इस तरह से लगानी है, अगर उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ की जाती है तो पता लगना चाहिए, अगर पता नहीं लग रहा है तब भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इंश्योर्ड आर्टिकल कंटेन गवर्नमेंट करेंसी नोट, अब जो बीमित लेख है उसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट करेंसी नोट है, बैंक नोट्स हैं, गोल्ड कॉइन या बुलियंस हैं, विच आर नॉट इंश्योर्ड फॉर एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंटेंट, और जो सामग्री है उसके वास्तविक मूल्य के लिए आपने उसका बीमा नहीं किया, क्योंकि हमने ऊपर किया अब गवर्नमेंट करेंसी नोट भेजेंगे, आप बैंक नोट भेजें, आप गोल्ड कॉइन या बुलियन भेजें, उसके लिए आपको जो इंश्योरेंस करनी है इनकी एक्चुअल वैल्यू के लिए करनी है। लेकिन अगर आपने इनकी एक्चुअल वैल्यू के लिए इनकी इंश्योरेंस नहीं की तो बाद में आपको फिर मुआवजा नहीं दिया जाएगा नुकसान के मामले में। लॉस ऑफ हाब्स ऑफ करेंसी नोट्स, करेंसी नोट का कम होना, मतलब आपने करेंसी नोट भेजे हैं, आपने उसमें 20 नोट भेजे हैं, मान लीजिए वो पहुंचते पहुंचते 19 हो गए, इस तरह के लिए आपको कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा कि आपका एक नोट यहाँ पे कम हो गया। तो करेंसी नोटों के घटने के मामले में कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। डैमेज टू नेचर ऑफ आर्टिकल, लेख की प्रकृति के कारण अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उस मामले में भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। वही ट्रांसमिटिंग प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स, अगर आपने इंश्योर्ड आर्टिकल के अंदर प्रोहिबिटेड आर्टिकल निषिद्ध डाक वस्तु भेजी है तब भी आपको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। क्लोज नंबर 183 आपके पास यहाँ पे मुआवजे के बारे में, कंपनसेशन के बारे में। कंपनसेशन पेएबल आफ्टर 1 मंथ ऑफ डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ लॉस गिवन बाय सेंडर, तो जब प्रेषक नुकसान की सूचना देता है, नुकसान की सूचना के 1 महीने के बाद डाकघर के द्वारा उसके लिए मुआवजा दिया जाएगा। हेड ऑफ सर्कल कैन विदहोल्ड दी पेमेंट फॉर इंक्वायरी, अगर हेड ऑफ सर्कल को लगता है कोई पूछताछ अभी इंक्वायरी की जा सकती है तो इसके संबंध में वो भुगतान को रोक सकता है, यानी कि 1 महीने के बाद जो मुआवजा दिया जाना है उसको हेड ऑफ सर्कल के द्वारा रोका जा सकता है। आफ्टर कंपनसेशन पेड फॉर लॉस ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल, अब जो बीमित लेख है उसके नुकसान के लिए आपको मुआवजा मिल गया। मुआवजा मिलने के बाद क्या होता है, इफ आर्टिकल और एनी पोर्शन ऑफ इट्स कंटेंट्स सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड, बाद में क्या होता है आपका आर्टिकल कहीं से मिल जाता है या उसकी जो सामग्री है उसका कुछ हिस्सा मिल जाता है, देन डीलिंग विद रिकवर्ड कंटेंट, तो जो सामग्री रिकवर की जाएगी उसके साथ कैसे निपटान किया जाएगा, क्योंकि आपको तो उसके लिए मुआवजा मिल गया है तो कैसे उसका निपटान किया जाएगा। वैल्यू ऑफ रिकवर्ड कंटेंट, जो भी सामग्री रिकवर की गई है उसकी वैल्यू है, उसका मूल्य, प्लस कंपनसेशन पेड अमाउंट, प्लस आपको जो भी मुआवजा दिया गया है। इफ नॉट एक्सेस अमाउंट ऑफ लॉस, अगर इन दोनों का जोड़ अमाउंट जो भी आपकी लॉस हुआ या जो भी आपका नुकसान हुआ उससे ज़्यादा नहीं है, देन रिकवर्ड कंटेंट रिस्टोर्ड टू सेंडर, तो वहाँ पे जो भी रिकवर कंटेंट होगा यानी कि जो भी सामग्री प्राप्त की गई होगी उसे प्रेषक को दे दिया जाएगा। कहाँ पे, जहाँ पे उस रिकवर की हुई सामग्री का प्लस जो आपको कंपनसेशन या मुआवजा दिया दोनों का योग अमाउंट ऑफ लॉस से ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे जो भी सामग्री रिकवर की गई होगी उसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा, प्रेषक को सौंप दिया जाएगा। इफ़ दी वैल्यू रिकवर्ड कंटेंट्स, जब जो आपको रिकवर किया हुआ कंटेंट है उसकी वैल्यू, उसका मूल्य प्लस जो कंपनसेशन दिया है वो एक्सेस में चला जाता है, वो ज़्यादा हो जाते हैं आपको अमाउंट ऑफ लॉस से, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेंडर को वो सामग्री तो दे दी जाएगी लेकिन उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट ऑफ सच एक्सेस, ज़्यादा अमाउंट उसको दी गई होगी, अतिरिक्त राशि का जो उसे भुगतान किया होगा वो उसे वापस करनी होगी, डाक घर में लौटानी होगी, तब उसको सामग्री का वितरण किया जा सकता है। आगे चलते हैं, केसेस इन विच इंश्योरेंस इज कंपल्सरी, ऐसे मामले जिनमें बीमा अनिवार्य है, मतलब उस डाक वस्तु के लिए आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। सबसे पहले कॉइन, बुलियन, प्लेटिनम, प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, गवर्नमेंट करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स और आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर में बी सेंट बाय पोस्ट ओनली इन इंश्योर्ड लेटर्स, इंश्योर्ड पार्सल्स। सिक्का, बुलियन, प्लेटिनम, कीमती पत्थर, आभूषण, सरकारी मुद्रा नोट, सोने या चांदी के लेख या बैंक नोट और सोने या चांदी की वस्तुएं केवल बीमाकृत पत्रों या बीमाकृत पार्सल में ही भेजी जानी चाहिए। यानी कि आपने अगर डाक के माध्यम से कॉइन भेजने हैं, बुलियन भेजने हैं, प्लेटिनम, प्रीशियस स्टोन क्या हो जाएंगे, कीमती पत्थर, ज्वेलरी, आभूषण, गवर्नमेंट करेंसी नोट या बैंक नोट या इस तरह के कोई भी गोल्ड या सिल्वर से बने हुए सामान या लेख भेजने हैं तो उनको आप इंश्योर करवा के ही भेजेंगे, बिना इंश्योरेंस के उनको नहीं भेजा जाएगा।
If a letter or parcel presented at post office window is found to contain any such object of value, अगर किसी भी पत्र या पार्सल में इस तरह का कोई भी सामान है और उसको डाक घर में प्रस्तुत किया जाता है, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर ट्रांसमिशन बाई पोस्ट, तो इसको प्रसारण के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और कब तक नहीं किया जाएगा? अनलेस द सेंडर इंश्योर्स इट, जब तक कि प्रेषक इसका बीमा नहीं कर देता। तो कोई भी डाक वस्तु, चाहे वो पत्र है चाहे वो पार्सल है, उसको प्रेषण के लिए तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसमें इस तरह का कोई भी कीमती सामान है जब तक उसकी आप इंश्योरेंस नहीं कर देते हैं। If an uninsured article containing any such object of value is found in course of transmission by post, it will be either intercepted and returned to sender or forwarded to destination and delivered to addresses subject to the payment of a fees of 2 rupees। अब मान लीजिए कोई भी गैर बीमित लेख है और उसमें क्या होता है, इस तरह की कोई भी वस्तु पाई जाती है जिसके लिए बीमा अनिवार्य है, तो उसको क्या किया जाएगा? उसको रोक लिया जाएगा। अब वहाँ पे दोनों चीज़ें की जा सकती हैं, उसको सेंडर को वापस भी किया जा सकता है, उसे डेस्टिनेशन या गंतव्य के लिए भेजा भी जा सकता है। अगर तो प्रेषक को वापस किया जाता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डेस्टिनेशन को भेजा जाता है तो जब प्राप्तकर्ता को ऐसी डाक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करनी पड़ेगी 2 रुपये की। क्या 2 रुपये का शुल्क का भुगतान उसे करना पड़ेगा। तो जब भी आप कोई भी कीमती सामान अनइंश्योर्ड आर्टिकल में भेज देते हैं और प्रसारण के दौरान ऐसा पता चलता है तो क्या किया जाएगा? उसको या तो प्रेषक को वापस भेज दिया जाएगा या गंतव्य को भेजा जाएगा और प्राप्तकर्ता को 2 रुपये का भुगतान करने पर उसका वितरण किया जाएगा। The fees of 2 rupees imposed under this rule will be recovered from sender if the article is refused by the addressee or the addressee cannot be found। अब ये 2 रुपये का जो भुगतान प्राप्तकर्ता को करना है ये प्रेषक को करना पड़ेगा अगर प्राप्तकर्ता नहीं मिलता है या प्राप्तकर्ता ऐसी डाक वस्तु का वितरण लेने से मना कर देता है। वैल्यू पेबल आर्टिकल्स ऑन विच अमाउंट स्पेसिफाइड फॉर रिकवरी एक्सीड्स 1500 रुपीज देन इंश्योरेंस इज कंपल्सरी। मूल्य दे लेख जिन पर वसूली के लिए निर्दिष्ट राशि 1500 रुपये से अधिक हो जाएगी तो उसके लिए भी आपको बीमा करना पड़ेगा। तो वीपी आर्टिकल्स के बारे में तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन वीपी आर्टिकल्स के ऊपर अगर रिकवर की जाने वाली राशि 1500 रुपये से अधिक है तो उसके लिए भी आपको इंश्योरेंस करनी पड़ेगी। और लास्ट आपका क्लोज आज की वीडियो का डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गोल्ड कॉइन और बुलियन और गोल्ड ऑर्नामेंट्स और आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड, सोने के सिक्के या बुलियन या सोने के आभूषण या सोने की वस्तुओं के मूल्य की घोषणा करना। इन द केसेस ऑफ आर्टिकल्स कंटेनिंग गोल्ड कॉइन और बुलियन और गोल्ड ऑर्नामेंट्स और आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड, गवर्नमेंट करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, सेंडर शुड डिक्लेयर ऑन द आर्टिकल द वैल्यू ऑफ द कंटेंट्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच। सोने के सिक्के, बुलियन, सोने के गहने या सोने के लेख, सरकारी मुद्रा नोट या बैंक नोट या इनका कोई भी आप कॉम्बिनेशन भेजते हैं तो प्रेषक को क्या करना पड़ेगा? प्रेषण के समय लेख पर सामग्री का मूल्य घोषित करना होगा, यानी कि कितने रुपए की चीज़ें हैं इसके अंदर जो भेजी जा रही हैं उस चीज़ के बारे में उसको डिक्लेयर करना होगा। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ भी इसमें अपडेट होती है एग्जाम से पहले उस चीज़ के बारे में आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। बाकी आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेने हैं, समझ के करने हैं। कोई भी डाउट हो या गलती नज़र आए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। धन्यवाद।